नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम बात करेंगे खेती किसानी से जुड़ी उन जरूरी खबरों की जो आपकी जमीन, मेहनत और आमदनी से सीधे जुड़ी हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उन्नत नस्ल की गाय तैयार करने की नई तकनीक, बरसात में पशुओं को बीमारियों से बचाने के उपाय, फेरोमोन ट्रैप से फली भेदक कीट नियंत्रण, धान की उन्नत किस्में, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, कंबाइन हार्वेस्टर की उपयोगिता तथा पटना अनाज मंडी के ताजा बाजार भाव और मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उन्नत नस्ल के पशु तैयार करने पर जोर। बरसात के मौसम में पशुओं को संक्रमण और अड़या बुखार से बचाने की सलाह। फेरोमोन ट्रैप से फली भेदक कीटों का जैविक नियंत्रण अब संभव। धान की उन्नत किस्मों के चयन से बढ़ सकता है उत्पादन। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत देसी गायों की उन्नत नस्ल विकसित करने के लिए आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आधुनिक IVF तकनीक के माध्यम से पुरानी या कम उत्पादन देने वाली गायों से भी साहीवाल जैसी उन्नत नस्ल के बछड़े तैयार किए जा सकते हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। जी, वो गोकुल मिशन योजना के तहत यहाँ एक एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम इंडिजिनस गाय जो साहीवाल है उसके काफ़ी बच्चे, लगभग 30-35 बच्चे पैदा हो चुके हैं, कुछ फार्म पर, कुछ फील्ड में भी हो चुके हैं। मॉनसून के दौरान लगातार बारिश और नमी के कारण पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से बारिश में भीगने से पशुओं को बुखार, संक्रमण तथा अन्य मौसमी रोग हो सकते हैं। पशु वैज्ञानिकों की सलाह है कि पशुओं को बारिश से बचाकर सूखे और साफ स्थान पर रखें, उनके बाड़े में जल भराव ना होने दें तथा समय समय पर पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य जांच कराते रहे। उचित देखभाल से पशुओं को बरसाती बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सकता है। किसान भाइयों नमस्कार। इन दिनों मानसून की मौसम चल रही है और राज्य में कई जगह बारिश भी हो रही है। तो इस बारिश के मौसम में पशुओं को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें एक प्रमुख बीमारी है अड़हिया रोग। इस अड़हिया रोग में पशु को बुखार हो जाता है और काफ़ी पशु जो है खाना पीना छोड़ देती है, नाक से पानी बहता है, छींक आता है और सर्दी खांसी के लक्षण जो है वो लगभग 2.5 दिन तक बने रहते हैं। इसलिए इस बीमारी को अड़हिया रोग कहा जाता है। फसलों में फली भेदक कीटों से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप एक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। इस ट्रैप में विशेष प्रकार का ल्योर लगाया जाता है, जिसकी गंध से नर कीट आकर्षित होकर ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे कीटों का प्रजनन चक्र टूटता है और फसल पर उनका प्रकोप काफी कम हो जाता है। इस तकनीक से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भी घटता है तथा फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बेहतर बने रहते हैं। धान की अच्छी पैदावार के लिए भूमि और मौसम के अनुसार सही किस्म का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पूजा, राजलक्ष्मी, अजय और नवीन धान की उन्नत किस्म है, जो अच्छी उत्पादन क्षमता और बेहतर गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। किसान अपनी भूमि की प्रकृति और स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित बीजों का उपयोग करें, ताकि उन्हें अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के प्रगतिशील युवा किसान चिरंजीव कुमार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने इस उच्च मूल्य वाली फसल की खेती शुरू की और आज उन्हें अपनी लागत की तुलना में लगभग 2 गुना लाभ प्राप्त हो रहा है।
उनका कहना है कि यदि किसान बाजार की मांग के अनुसार नई फसलों को अपनाएं और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करें तो कम भूमि में अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। पहली बार अभी ड्रैगन फ्रूट जो सामने में देख रहे हैं लगा हुआ है, इसका लगा हुआ 2.5 साल हुआ है। 1.5 साल जब हुआ था तो ये फर्स्ट फ्लावरिंग आया, तो पिछले साल या 5-7 फरा था। आज दो चार अभी टूट गया है और अभी एक लगा हुआ है, और अभी जो पौधे में देख रहे हैं अभी और कुछ नया कली आ गई है। और बाजार में इसके अभी मांग है जो 300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अभी चल रहा है। हाँ, और ये बेहतर मुनाफा होगा इस खेती करने से। कंबाइन हार्वेस्टर आधुनिक कृषि का एक बहुउपयोगी यंत्र है जो फसल की कटाई, मड़ाई और दोनों को अलग अलग करने का कार्य एक साथ करता है। इससे कटाई का समय काफी कम हो जाता है तथा मजदूरों पर निर्भरता भी घटती है। समय पर फसल कटने से नुकसान कम होता है और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी सुविधा मिलती है। बड़े क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों के लिए ये मशीन विशेष रूप से लाभदायक मानी जाती है। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां गेहूं और चावल के आज के ताजा बाजार भाव कुछ इस प्रकार है। लोकल गेहूं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपए प्रति क्विंटल और अरबा सुपर बासमती चावल 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। बिहार में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वातावरण में नमी अधिक रहेगी। किसानों को खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था बनाए रखने तथा पशुओं को बारिश से सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की प्रमुख खेती-बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम जानेंगे कि बरसाती सब्जियों की जो खेती होती है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बरसात में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं। नमस्कार किसान भाई, जैसा कि जानते हैं कि हमारी भोजन में चावल दाल या रोटी दाल के बाद सब्जी का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज का मेरा टॉपिक है बरसात के सीज़न में, बरसात के समय में हम सब्जी की खेती कैसे कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट में उसकी उपलब्धता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सब्जी तो खेती पूरे साल में होती है, अगर नेचुरल में हो सकता है तो नेचुरल में, नहीं तो हम आर्टिफिशियल रूप में पॉली हाउस में नेट शेड में करते हैं। तो बरसात का मुख्यतः जो सब्जी होती है तो मोस्टली हम लोग के सब्जियाँ ओपन खेत में भी लेते हैं, लेकिन सबसे पहले खेत का सिलेक्शन करने के लिए हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। बरसात में हमें वैसे खेत का चयन करना पड़ता है जहाँ पानी की जमाव नहीं हो। पानी अगर नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से बारिश हो भी जाए तो कुछ समय पानी वहाँ से निकल जाए, अर्थात हम वैसे जगह का चुनाव करते हैं जो थोड़ा प्लेन एरिया से थोड़ा ऊंचा हो, ऊंची जगह का हम चुनाव करते हैं। और चुनाव के साथ ही हम लोग यह ध्यान देते हैं कि जो मेड़ बनाते हैं तो थोड़ा उसको रिज मेड़ कहते हैं, थोड़ा ज़मीन से ऊपर रखेंगे
और एक मेड़ बनाएंगे, उसके बीच में जो नाली रख देंगे, क्योंकि पानी जब बारिश होगा तो वो नाली में पानी आ जाएगा और नाली के सहारे फिर खेत से बाहर निकल जाएगा। तो हम जो रीज बेड होता है, तो बेड के चौड़ाई हम लमसम 1 मीटर से 1.25 मीटर तक ले बेड का चौड़ाई रखेंगे। और जो ऊंचाई जो रहेगा बेड का ऊंचाई मतलब आधा ही मतलब 1 इंच 2 इंच से लेके 6 इंच तक रखेंगे, मतलब आधा फीट तक ले उसका हम ऊंचाई रखेंगे। 20 से 25 सेंटीमीटर उसका हम ऊंचाई रखेंगे मेड का। उसके बाद हम जानते हैं कि अभी हम सीजन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। तो बरसात में थोड़ी ओपन फील्ड में, मतलब खुली जगह में हम पत्तीदार सब्जियां लगाने में थोड़ा समस्या होती है, क्योंकि बरसात में जो होता है कीड़ा मकोड़े जो होते हैं ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसके कारण जो पत्तीदार सब्जियां होती है वो लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे पालक, मूली, धनिया, गाजर, ये सब पत्तीदार वाला सब्जियां जो होती है हम बरसात में थोड़ा अवॉइड करते हैं, लगाने की कोशिश हम लोग नहीं करते हैं। तो बरसात में मुख्यतः हम लोग भिंडी, कद्दू, लौका, नेनुआ, तोरई, चिंधा, ये सब सब्जियां हम लगाते हैं। बोड़ो, खीरा, स्वीट पोटैटो, ये सब हम बरसाती में लगाते हैं, ताकि जो होता है बारिश से भी कोई उसका नुकसान नहीं हो। अगर हम खुली जगह में करेंगे तो जैसे भिंडी का हम खेती करेंगे तो एक रिज मेड बना देंगे, मेड की ऊंचाई रखेंगे 6 इंच ऊंचाई रखेंगे, और उसका जो होता है एक बीज को जो होता है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम बीज का लगाएंगे, और एक मेड से दूसरी मेड की दूरी जो होगी वो 45 सेंटीमीटर रखेंगे। करेला हुआ, कद्दू हुआ, नेनुआ हुआ, वो उसकी दूरी जो है 1 मीटर से 2 मीटर हम दूरी रखेंगे। 1 से 1.25 मीटर पौधा से पौधा दूरी रखेंगे, और जो बेड से बेड का जो दूरी होता है 2 से 2.5 मीटर रखेंगे। और उसको जो होता है जो लत्तीदार सब्जियां है उसके लिए हम जमीन पर नहीं लगाएंगे। लत्तीदार सब्जियां के लिए हम लोग बरसात में मचान की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर लत्तीदार सब्जियां जमीन पर फैलेगी तो जमीन में तो हमेशा बरसात में मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगा, जिससे क्या होता है जो फल आएगा उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगा, उसमें सड़न आ जाएगा। तो इसके लिए हम उसके मचान की व्यवस्था करेंगे। मचान चाहे बांस का बना सकते हैं, या पोल का बना सकते हैं, या लोहा का बना सकते हैं, या तार से उसको कर सकते हैं। तो मचान की व्यवस्था करें, जिससे क्या होता है जो कद्दू, नेनुआ, करेला फल जो लगेगा वो एक्चुअली उसका आकार भी सीधा होगा और देखने में भी सुंदर रहेगा, और क्वालिटी भी उसका अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा और उपज भी इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि सड़ने गलने की समस्या नहीं होते हैं। तो जैसे हम बीज लगाएंगे तो सबसे पहले कोई भी बीज लगाने के लिए हम उसको फंजीसाइड से उपचार करते हैं। फंजीसाइड से कार्बेंडाजिम, कोई बेबिस्टिन, थिराम, कोई फंजीसाइड से हम उसका पहले उपचार कर लेते हैं। तो उपचार करने से क्या होता है कि जो शुरू में जो बीमारी होता है, जैसे 40-50 दिन जब नवजात पौधा रहता है तो उसमें बीमारी आने की संभावना कम रहती है। तो उसके बाद जैसे जर्मिनेशन हो जाएगा तो उसमें अलग से फिर ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें तो सबसे पहले हम सब्जी की खेती के लिए गोबर का खाद तो मस्ट ही है। गोबर का खाद क्या होता है कि वो जमीन में पड़ रहता है और धीरे धीरे पौधा खींचता है, जिससे क्या होता है पौधों फल का क्वालिटी भी अच्छा रहता है और प्रोडक्शन भी, उपज भी ज़्यादा होता है। तो हम पौधा के जब लगा देते फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करके, और उसमें जो होता है हिसाब से उसका हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों उसको हम इस हिसाब से देते रहते हैं। फास्फोरस जो पोटास जो होता है तो जमीन में जब तैयारी करते रहते हैं उसी समय एक बार डाल लेते हैं, और जो नाइट्रोजन जो होता है वो समय के अनुसार देते रहते हैं। जब पौधे में देखेंगे कि पीलापन आना शुरू हो गया या पौधे की जरूरत हो, जैसे 40 दिन का पौधा हो गया, फिर उसके बाद देखेंगे 60-65 दिन का पौधा हो गया, तब उसमें हम देना नाइट्रोजन की जरूरत हो गया तब नाइट्रोजन देते हैं। जी मुकुल जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे जो जो खरपतवार जो प्रबंधन होता है और उसकी जो सिंचाई होती है वो किस प्रकार से होती है, जो पूरा जो मैनेजमेंट होता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। आज का सवाल बहुत सटीक है, क्योंकि सब्जी की खेती का मेन जो दुश्मन है, उसका एनिमी है, वो खरपतवार ही है। ऐसे तो किसी भी फसल के लिए, किसी भी पौधा का उसका जो है कंपटीटर होता है, दुश्मन होता है, जो उसका खरपतवार ही होता है। क्योंकि अगर हम मेन पौधा को, मेन क्रॉप को, मेन फसल को जो न्यूट्रिएंट देते हैं, तो खरपतवार होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो खरपतवार का मैनेजमेंट तो सबसे बड़ा चीज होता है। खरपतवार अगर सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं किए तो पैदावार में 1/3 का नुकसान भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले लगाने के पहले हम खेत को पूरी अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग आसपास आंगन का सफाई करते हैं, वैसे ही सब्जी की खेती की हम ध्यान देना चाहिए कि उसी तरह साफ सफाई होना चाहिए।
तो सब पहले हम जो मान लिए कि कोई वेडिसाइड सा स्प्रे लगाने के पहले कर लिए, उसके बाद लगाने के पहले हम कोशिश करेंगे कि वेडिसाइड जो होता है वह खरपतवार नाशी जो होता है उसका यूज नहीं करेंगे, हम मैनुअल करेंगे। मैनुअल रूप में करेंगे, जैसे खुरपी से, मानवीय बल से। हम ऐसे बीच बीच में, जैसे पौधा जब 30 दिन का हो गया, फिर उसके बाद 45 दिन का होगा, तो उसके मैनुअल रूप से बीच में हम खरपतवार निकाल देंगे और खरपतवार निकाल के उसको कहीं गड्ढा में डाल देंगे, क्योंकि वो गड्ढा में हरा खरपतवार डालेंगे तो एक तरह से कंपोस्ट का रूप भी ले लेता है। और खरपतवार जब नहीं रहेगा तो खेत भी साफ सफाई रहेगा, और खेत साफ सफाई रहेगा तो बाहर से कीड़ा मकोड़ा आने की भी संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा का जो होस्ट रहता है, जो भोजन का कीड़ा मकोड़ा जो लेता है, वो खरपतवार पर ही डिपेंडेंट रहता है। तो खेत में खरपतवार रहेगा तो उसके कीड़ा मकोड़ा आ भी आएगा। तो और सिंचाई की जहाँ तक की व्यवस्था है, बरसात में सिंचाई की व्यवस्था तो प्राकृतिक रूप से ऑलरेडी होते रहता है, क्योंकि ये जो फसल है जुलाई से लगाते हम लोग अक्टूबर तक ले चलता है, तो इसमें सिंचाई की जरूरत तो मोस्टली नहीं पड़ता है। प्राकृतिक रूप से बीच बीच में बारिश होते रहता है। हमको ये भी देखना है कि अगर बीच में लगातार 15 दिन बारिश नहीं हो रही है तो हल्की सिंचाई देंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, आपका भी। तो दर्शकों, इस तरह से हमने डॉक्टर मुकुल कुमार जी से जाना और समझा कि बरसात में जो सब्जियों की जो वैज्ञानिक खेती है होती है वो किस प्रकार से हो सकती है, और जो खरपतवार की जो प्रबंधन होते हैं, जो पूरी जो उर्वरक की जो मैनेजमेंट होती है और वैज्ञानिक उन्नत किस्में होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। उम्मीद है कि ये जो सारी परिचर्चा आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर डॉक्टर अर्पिता विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं।
प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।